नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मिलिट्री कोर्ट्स ने जो फैसले किए थे 9 मई के हवाले से, उनको रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी है। ये एक इस सिलसिले में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान सीनियर एडवोकेट, जिनकी कानून और आइन पर बड़ी गहरी नज़र है, पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक मुहब्बे वतन के तौर पर दर्द दिल भी रखते हैं। जनाब नुमान कैसर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम नुमान कैसर साहब। नुमान कैसर साहब, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसले किए हैं वो रिलीज़ कर दें, इसकी ज़रा बैकग्राउंड हमारे नाज़रीन को समझाइए कि ये फैसला जो हुआ है इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों रोका हुआ था, कब रुका था और अब इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी लीगल टर्म्स में। जी पाशा, इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि आपने अभी जिक्र किया कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये इस चीज़ को बड़ा दोहराया गया कि इन लोगों ने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को कारी ज़रब लगाई है। सो लिहाजा जहाँ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान का मामला आता है, वहाँ जो आपके ऑर्डनरी अदालतें हैं उनको ये केसेस नहीं लेने चाहिए, बल्कि उसकी बजाय मिलिट्री कोर्ट्स इन केसेस को अच्छे तरीके से इनकी प्रोसीडिंग्स कर सकती है। अच्छा, एक बात, जी जी, क्या मिलिट्री कोर्ट्स में इस तरह के मामला जाने का कोई पहले प्रेसिडेंट है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में 21वीं अमेंडमेंट जब आई है 2015 में, जब APS पेशावर का वाक़या हुआ, तो उसके बाद आइन में अमेंडमेंट की गई। आइन में अमेंडमेंट करके एक सनसेट क्लॉज हम कहते हैं कि 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त दी गई। दो साल तक ये हुए थे उस दौरान टेररिस्ट के, लेकिन उसमें सिविलियंस की हद तक नहीं था, वो मिलिट्री के। जी जी, मिलिट्री से मुराद है कि जो टेररिज्म के जो लोग थे जिन्होंने टेररिज्म किया था, खास तौर पे वो जिन्होंने वो 16 दिसंबर 2014 का APS पेशावर का, और ये 2 साल के लिए 2 साल, उसके बाद 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 साल का पूरे हुए, 2019 में पूरे हो गए थे। ठीक है, उससे पहले भी कुछ नज़ीरें मौजूद हैं। हम 1995 में बात करते हैं, हकीम सईद साहब के वाक़े के बाद सिंध में ट्रायल स्टार्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने लियाकत हुसैन का जो केस है उसमें वो कलअदम करार दिया। तो इस तरह कुछ ना कुछ, उससे पहले आप देखें फरूख बख्त अली वाला जो केस है, FB अली वाला केस, यहया खान साहब के खिलाफ उन्होंने कू किया, बाद में भुट्टो साहब के खिलाफ किया, तो उनके बाद अपील में जाके उनकी कन्विक्शन की गई। सो हमारी एक तारीख मौजूद है। लेकिन जो सिविलियंस वाला जो वाक़या है ना, देखें FB अली भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे। ठीक है, सिंध में ज़रूर था कि टेररिस्ट की हद तक जो नॉन टेररिस्ट होते हैं, जिन्होंने धमाके वगैरह किए होते हैं चीज़ें, 2014-15 में जब ये मामला आया तो उस वक्त भी यही मामला था। अब इस दफ़ा ये सवाल पहली दफ़ा आया कि जो लोग वैसे तो सिविलियंस हैं, ठीक है, लेकिन उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया 9 मई में। ठीक है, तो ये उस लिहाज से इसकी नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसलिए इस केस को हमारे एक्स चीफ जस्टिस हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें इन्होंने ये चैलेंज किया कि आर्मी एक्ट की जो उनसे शिक्के हैं, ये सेक्शन 21D है और गालबनिक सेक्शन 59 है, इनको इस बुनियाद पे चैलेंज किया कि ये सिविलियंस पे अप्लाई नहीं हो सकता। यानी उसका उनका जस्टिस जवाद एच ख्वाजा साहब का पर्पस ये था कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। और जस्टिस जवाद एच ख्वाजा साहब पाकिस्तान के 1 महीने के लिए, शायद ये तकरीबन 3 हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस, और अच्छा नाम है, बड़ा नाम, बड़ा बड़े पढ़े लिखे और तहम्मुल मिजाजी के साथ उन्होंने मामला किया। ये जिस मैंने 2015 में जिस अमेंडमेंट की बात की, ये चैलेंज भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का 2015 की जजमेंट है, उस पर इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और उन्होंने डिसएग्री किया था कि ये नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी ने उस वक्त ये अलाउ किया था। सो उनका ये अपना एक कंटिन्यूअस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये पिटीशन। अच्छा, अब पूरा कर लीजिए आप जी। वो पिटीशन फाइल की, उसके बाद जी वो 5 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस एजाजुल एहसन उसको लीड कर रहे थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था, आपके इल्म में आए। उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा और भी कुछ जस्टिस मुनीब और जस्टिस मुजाहिर नकवी, ये
5 लोग थे जिन्होंने इसको सुना और 23 अक्टूबर 2023 को फैसला दे दिया कि जो 2 शिक्के मैंने आर्मी एक्ट का जिनका जिक्र किया है ये आपके आइन से मुतसादिम है अंडर आर्टिकल 8 और मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दे दिया। ये आपका 5 मेंबर का फैसला था, कलअदम हो गई, कलअदम करार दी थी। अब जो हाल ही में 2023 में यानी जैसे जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन एक्सेप्ट हो गई और वो ट्रायल नहीं होना, खत्म हो गया, वो कलअदम करार दे दिया और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये ऑर्डनरी कोर्ट्स में ये केसेस चलेंगे। ओके। ये फैसला आ गया। अब उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये करता था कि जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया करता था तो वो फाइनल हुआ करता था। ये हाल ही में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है 2023 में, जिसने और भी तब्दीलियां की हैं, आपकी एक कमेटी बनी है केसेस फिक्स करने वाली, और भी चीज़ें, उसमें एक बुनियादी तब्दीली ये भी डाली गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाएंगे, क्योंकि ये 184(3) की पिटीशन थी, उसकी भी अपील हो सकती है। अच्छा। वो एक अपील का, क्योंकि ये हमारी बार एसोसिएशंस का भी और भी सियासी लोगों का भी एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस 184(3) में स्टार्ट होता है उसमें कोई फर्दर अपील की रेमेडी नहीं है। और देखें, अपील का मकसद होता है कि जजेस भी इंसान है, गलती कर सकते हैं, तो उसकी रेमेडी हो जाए। उसकी रेमेडी तो मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो ये इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये शामिल हुआ? हाँ, हुआ। वो इंट्रा कोर्ट अपील जो कि पहले सिर्फ हाई कोर्ट में हुआ करती थी वो हुई। वो एक आपका 6 मेंबर बेंच, उन्होंने दिसंबर 13 को 2023 में इस फैसले। अब ये अपील में कौन गया? ये अपील में आपकी फेडरल गवर्नमेंट की, थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री, आपकी पंजाब गवर्नमेंट गई उस वक्त की, ये आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट थी, ठीक है, केपी गवर्नमेंट गई और बलोचिस्तान गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट नहीं गई। अच्छा, ठीक है। ये वो सारे के सारे थे जो अपील में इस वक्त गए। सुप्रीम कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी, जो बेंच था, उन्होंने इस फैसले को फॉर द टाइम बीइंग मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। यानी जो जस्टिस जवाद ख्वाजा के हक में फैसला आया था उसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया टिल द डिसीजन ऑफ दैट अपील। यस, ओके। और उसके बाद फिर ट्रायल अब इसलिए चलना। सस्पेंड करने का मतलब क्या था कि फैसले जो ट्रायल चल रहे थे वो चलते रहेंगे, लेकिन फैसले अनाउंस नहीं होंगे। नहीं, वो अभी बात नहीं है, वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। मार्च में ये मामला दोबारा टेकअप होता है उसी इंट्रा कोर्ट अपील। जी 2024 में, ये इलेक्शंस के बाद की बात है। और उसमें ये क्वेश्चन ये आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनमें इल्जामात कम हैं। उस वक्त ट्रायल्स काफ़ी हद तक वैसे कंप्लीट हो चुके होते थे, और बल्कि आपकी बात ठीक है कि उन्होंने फैसले सस्पेंड कर दिए थे। जो आपकी पहले 13 दिसंबर का जो फैसला है ना, उन्होंने कहा था कि आप ट्रायल करते रहें लेकिन फैसले भी आपने नहीं देने। मार्च में क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी सजाएं 1 साल 12 महीने 14 महीने के करीब थी, तो वो बेचारे भी अब इंतजार कर रहे हैं। वो तो अपने 8 9 10 महीने गुजार चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इन 20 लोग थे, इनकी हद तक अपने फैसले करें, और अगर इनमें से कोई रिलीज होता है तो उसको रिलीज कर दें। ठीक है। उसमें से कई लोगों के 10 महीने सजा भुगती थी, कईयों ने 11, किसी के 1 महीने रहते थे, किसी के 2 महीने रहते थे। तो वो फिर आर्मी चीफ ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए उन जो बाकी सेंटेंस रह गई थी उसको ख़त्म किया और इन लोगों को रिलीज़ कर दिया। 20 लोग रिलीज हो गए, और कुछ लोग जो जिनका अदरवाइज सेंटेंस बनता था उनको जेल में डाल दिया गया, सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ठीक है। ये आपका सारा बैकग्राउंड है। इस तनाजुर में जो फैसला आया है, अब फैसले ने ये कहा है कि जो आपकी 20 लोगों के अलावा भी जो केसेस चल रहे थे, वो तकरीबन 83 के करीब लोग बनते हैं, 83 के करीब वो बनते हैं। उसके अलावा केस जो चल रहे हैं उनके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि फैसला ना करने का कहा हुआ था, मुअत्तल किया हुआ था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि उनके फैसले कर दिए जाएं, और अगर उनको सजाएं होती हैं तो उनको मिलिट्री कस्टडी से निकाल के जो आपकी ऑर्डिनरी जेल है, सजाएं तो उधर ही भुगतनी है ना, उधर उनको जेलों में डाल दिया जाए। ओके। 83 लोग। और ये सारे 9 मई के कल्प्रिट हैं। 9 मई के कल्प्रिट तो मैं नहीं कहूंगा, एक्यूज्ड हैं। एक्यूज्ड क्योंकि अभी इनका अपील का राइट मौजूद है। ओके। अपील, और ये अपील करेंगे हाई कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट में लेकिन एक बार इनको मिलिट्री कोर्ट के जरिए गड्डी चलाया जा सकता है। जी बिल्कुल। वो यही जो फैसला दिया गया है कि इनके वो फैसले सुना दिए जाएं, ताकि इनको जेल, अगर कोई इसमें एक्विट होते हैं तो वो एक्विट हो जाएं, और कोई जेल में जाते हैं तो जेल में चले जाएं। लेकिन इनका अपील का जो राइट है, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो कि अब हेड कर रहे हैं इस बेंच को, आईसीए को, उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो हाई कोर्ट में अपील का इनका राइट है, ये हमारे फैसले के बाद अगर ये करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिलहाल ये राइट। मियां साहब, इस फैसले के आप सियासी आउटपुट या क्या देखते हैं? आप जवाब के लिए तैयार रहिएगा, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, आपने उसका जवाब देना है। नाजरीन, नुमान कैसर साहब ने बड़ी मालूमात अफजा बात की है, और जो आज फैसला आया है
अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट का, उसकी पूरी बैकग्राउंड खोल के हमारे सामने रख दी है। अब हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद मियाँ वहीद साहब हमें बताएंगे कि इस तारीखी फैसले के हमारी सियासत पर क्या असरात मरतब होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नवान साहब, मुख्तसरन बताइए कि ये 89 आपने बंदे बताए हैं, 83 हाँ। इनका क्या अंजाम हो सकता है मिलिट्री ट्रायल के नतीजे में, और फिर हाई कोर्ट में जब ये जाएंगे तो कितना सस्टेनेबल है ये? देखें पाशा साहब, बड़ी बुनियादी बात है, जो मिलिट्री अदालतें होती हैं इसमें ये बात कानून के तालिब इल्म के लिहाज में बड़े आराम से आपको कह सकता हूँ कि तालिब इल्म के तौर नहीं, माहिर के तौर पे बताएं। माहिर भी तालिब इल्म ही रहता है, वो कोई सर गुजारिश ये है कि ये जो ट्रायल्स होते हैं मिलिट्री में, ठीक है, हमारा एक कानूनी कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, ठीक है, ये हमारे आइन, क्योंकि कानून का मैंने बार बार कहा कि मैं तालिब इल्म ही हूँ। आर्टिकल 4 मौजूद है और अब आर्टिकल 10A का इजाफा किया गया है 18वीं अमेंडमेंट के बाद। उसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, इसका मकसद ये होता है कि मुल्ज़िम को बताना कि आपके खिलाफ एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है, और फिर उसको उसका मौका देना कि उसको जो इल्ज़ाम है उसके अलावा उसको डिफेंड करना। और डिफेंड करने का भी एक तरीकाकार है, फिर आगे एविडेंस होता है, उस पर क्रॉस एग्जामिन करने का मौका देना, ठीक है, वो कागजात सारे के सारे मुहैया करना, ये सारे ड्यू प्रोसेस, फिर अपील करना। इससे आमतौर पे तो लगता है कि जो अभी आपने जिक्र किया, कि मियाँ साहब ने भी जिक्र किया कि ट्रायल डिले हो रहा है, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मकसद ये है कि डिले हो जाए लेकिन ठीक हो, हर एक शख्स को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका मिले। ठीक है, ये मिलिट्री ट्रायल्स के बारे में या मिलिट्री अदालतों के बारे में ऐसा है कि उधर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं उस हद तक ऑब्जर्व किए जाते हैं जिस तरह आपकी नॉर्मल अदालतों में किए जाते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं, जैसे चार्ज फ्रेम कर लिया गया है, आपका वकील एंगेज करने का राइट है, ठीक है। अब ये चीज़ें जब अपील में जानी है एक ऑर्डिनरी हाई कोर्ट के अंदर, तो उस हाई कोर्ट ने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक चेक करने, उसने ये चेक नहीं करना कि मिलिट्री ट्रायल के प्रोसीजर्स क्या हैं और क्या क्या अलाउ करते हैं और क्या क्या नहीं करते। ठीक है, वो जब अपना क्राइटेरिया लगाएगा तो लामहला उसमें प्रोसीजर लैप्सेस आएंगे। अगर अदालत, मतलब है हाई कोर्ट में आमतौर पे मिलिट्री कोर्ट के फैसले उड़ जाते हैं। जी जी, ये देखिए अभी जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जो कि अब फोत हो चुके हैं, जिन्होंने मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी कहा था कि इनको डी चौक पे लटकाया जाए। हाँ, वो उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ, बहुत मशहूर। उसके फौरन बाद ही वो कोरोना का शिकार हो गए और इस दुनिया में नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं। मैं कहा ना, वो उस फैसले के फौरन बाद कोरोना का शिकार हो गए। उस दौरान कोरोना आ गया। अफरीदी क्या नाम था उनका? नहीं, अफरीदी नहीं था, कुछ और था उनका, हमारे ज़हन से निकल गया। वो ज़्यादातर वाक़यात क्योंकि आपके फाटा में उस तरफ हुआ करते थे, वो जो उधर से मैदान जंग से टेररिस्ट पकड़े जाया करते थे, वो उनके पास पेशावर हाई कोर्ट में उनके पास केसेस आया करते थे। वो इन्हीं प्रोसीजर्स की बुनियाद पे मेजॉरिटी केसेस है जिसमें उन्होंने जो मुल्ज़मान थे उनको एक्विट किया था। अच्छा, ठीक है, तो वो एक उन पे सो कॉल्ड इल्ज़ाम भी है, लेकिन मेरे ख्याल में यही एनॉमली है जो भी मियाँ साहब भी जिक्र कर रहे हैं। एक तो अदालतों की बात होगी कि अदालतें अभी फ़िलहाल प्रोसेस चल रहा है, अभी पूरी तरह अलाउ तो नहीं हुआ, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला जो प्रोसेस है मेरे ख्याल में वो लैकिंग है इन मिलिट्री कोर्ट्स। एक, और दूसरा है कि देखिए सिविलियंस के लिए आपने आम अदालतें बनाई हुई हैं, वो एक, अगर कुछ नहीं तो आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ले जाएं। अब शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन चौधरी इजाज, ये सारे लाहौर में इनका भी बाय द वे कल इनको भी चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। अच्छा, हाँ, इन सबका केस कोर्ट में नहीं, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट। एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनाने का मकसद क्या है? अगर आपने मिलिट्री ट्रायल्स करने हैं, मिलिट्री ट्रायल्स का मकसद एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाने का मकसद ये है कि सिविलियन कोर्ट्स फेल हो चुके हैं। नहीं, और मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलाने का मतलब ये है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स फेल हो चुके हैं। सर, एंटी टेररिस्ट कोर्ट भी सिविलियन कोर्ट्स हैं, ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि लेजिस्लेशन ने कानून बनाया एंटी टेररिस्ट एक्ट, यानी एक दर्जा ऊपर हो गया ना। जी, देखिए इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स। आपके ड्रग्स के कोर्ट्स अलग हैं, आपके बैंकिंग के कोर्ट्स अलग हैं। नवान साहब, हाँ जी, यानी ये मिलिट्री कोर्ट में जाने की क्यों जरूरत पेश आती थी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट का कोई जज टेररिस्ट को सजा देने से घबराता था? क्यों? बना कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है।
सर इसका तरीकाकार, इसका इलाज ये है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, विटनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये वही आर्गूमेंट है कि जो सिविलियंस हैं ये सियासत नहीं कर सकते। भाई जिनका काम है उन्होंने करने, उनको ठीक करना है, बजाय ये कह देना कि क्योंकि आप काम नहीं कर सकते तो हम आ जाते हैं। ठीक है, सो उनको करेक्ट करना इज द राइट वे टू डू, ना कि कहना कि कोई और आके उनके ऊपर बैठ जाए। जनाब मियां भाई साहब, जनाब नुमान कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।